शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्। नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नए सत्र का आरंभ हम लोग करने जा रहे हैं, तो इस नए उपक्रम के साथ आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और गुड आफ्टरनून। जैसे कि हमने पिछले कुछ सत्रों में अलग अलग प्रकार के संहिताओं का पठन किया था, लघु वाचन किया था। ये एक प्रयास था कि उन संहिताकारों के प्रति भी हमारी एक श्रद्धांजलि के तौर पर उनको हमने अर्पित करने का एक प्रयास किया था। ऐसे ही आज से हम लोग एक नया उपक्रम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, जिसमें आयुर्वेद के जो एक प्रख्यात या प्रथित यश वैद्य है, उन्होंने जो भी सारी किताबें लिखी है, उनको यहाँ पर हम एक इस सीरीज के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसा कि कुछ वैद्य महाराष्ट्र से जुड़े हैं, जिन्होंने काफी सारे अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार विकास किया, जैसे अग्निकर्म है, पंचभौतिक चिकित्सा है, रक्तमोक्षण है। तो ऐसे ही पूरे भारतवर्ष के जो भी सारे श्रेष्ठ हमारे आचार्य हैं, जिन्होंने आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत ही एक नायाब सा योगदान दिया है, बट आज कई बार कुछ ग्रंथों की उपलब्धता नहीं होती है या कुछ ग्रंथ किताबें पढ़ी है। आज इस ऑनलाइन मोड पर हम आ चुके हैं, तो वहां पर किताबें पढ़ना ये बहुत ही जरूरतमंद भी हो गया है और ये काफी दुर्लक्षित विषय भी है। जैसे कि आज की जनरेशन को देखेंगे तो इंटरनेट पर सब कुछ मिलता है, ऑनलाइन सभी पीडीएफ्स अवेलेबल है, इसीलिए पुस्तकों के प्रति की जो रुचि है वो भी काफी कम होते नजर आ रही है। और इसी को नजर में रखते हुए एक प्रयास है हमारे जो भी आदरणीय गुरुवर्य थे या जो भी सारे प्रख्यात वैद्य थे, उनकी जो भी ये रचना है, उनकी जो ये पुस्तक है, किताबें हैं, उनको भी एक बार से जागरूकता मिले और समाज या आगे आने वाले पीढ़ी जनरेशन को भी इन किताबों के बारे में कुछ जानकारी उपलब्ध हो कि किस प्रकार से इसकी रचना उन्होंने की थी और इसमें क्या एक्चुअली लिखा गया है। तो आज इसी क्रम में सबसे पहला किताब यहाँ पर मैंने चुना है, वो है अस्त्र विस्तृति अर्ध चिकित्सा, जो कि त्र्यंबक महादेव गोगटे, जो महाराष्ट्र के एक चिकित्सक थे, उनके नाम पर ये किताब है अस्त्र विस्तृति अर्ध चिकित्सा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लेखक का परिचय देना चाहूंगी और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से डॉक्टर गोगटे ने इसमें वर्णन किया है अस्त्र विस्तृति, जिसको आयुर्वेदिक परिभाषा में भी रक्तमोक्षण या फिर सिरावेद या कुछ अलग अलग आयुर्वेद में जो पंचकर्म बताए आचार्य सुश्रुत ने रक्तमोक्षण का समावेश पंचकर्मों में किया है। उन्होंने पंचकर्म में इसको जगह दी है, रक्तमोक्षण जिसको अस्त्र विस्तृति के नाम से भी जाना जाता है। तो बिल्कुल रक्तमोक्षण के बारे में ही इस किताब में छपा है। तो सबसे पहले तो मैं लेखक की जानकारी देती हूँ। डॉक्टर त्र्यंबक महादेव गोगटे 4 अगस्त 1913 में इनका जन्म हुआ था और 26 नवंबर 1998 को इनकी मृत्यु हुई है। इन्होंने अपनी शिक्षा नागपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की है, महाराष्ट्र की। उनका जो वैद्यक व्यवसाय था 1934 से उन्होंने अमरावती में कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी और फिर बाद में पश्चात आयुर्वेदिक कॉलेज अमरावती के कॉलेज में भी वो पढ़ा चुके हैं और उसके साथ साथ कुछ खासगी मतलब प्राइवेट प्रैक्टिस भी उनकी रह चुकी है।
उन्होंने महर्षि अन्ना साहेब पटवर्धन वैद्यकीय पुरस्कार प्राप्त किया था। पूर्व पदाधिकार के रूप में वो अध्यक्ष रह चुके हैं महाराष्ट्र प्रांतिक वैद्य मंडल के अध्यक्ष, प्रागतिक आयुर्वेदिक परिषद, यहाँ पर भी उन्होंने काम किया है। पंचक के कर्म के ऊपर काफी सारी किताबों को उन्होंने प्रसिद्ध किया है, जो सामान्य जनताओं में, सामान्य लोगों के लिए पंचकर्म क्या होता है इसको लेकर उन्होंने कुछ सत्य कथा, यानी जो उनके सक्सेस स्टोरीज थी उनके ऊपर भी उन्होंने किताब प्रस्तुत की है। ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेदीय नियतकालिक मैगजीन्स में उन्होंने अपना जो न्यूज़पेपर्स है या लिखान अपना किया है। इसके साथ साथ उपक्रमों को लेकर अगर देखेंगे तो काफी सारे पंचकर्मों के उपक्रम उन्होंने किए हैं सलग कई जगह पर। इसके साथ साथ आकाशवाणी मतलब रेडियो पर भी या दूरदर्शन के माध्यम से भी उनका व्याख्यान हुए हैं। कि दक्षिण अमेरिका में भी वो जा चुके हैं, वहां पर भी उन्होंने व्याख्यान, लेक्चर सीरीज या कुछ वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज किए थे। इसके साथ साथ ये उनकी प्रस्तुति है। इस किताब जो त्र्यंब गोगटे प्रतिष्ठान के रूप से कार्यरत है, इस प्रतिष्ठान के ओर से ही इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। इसको जो प्रास्ताविक दिया है, इसको प्रास्ताविक दिया है महाराष्ट्र के प्रसिद्ध पंचकर्म शिरोमणि वैद्य प्रता जोशी सर ने। तो प्रता जोशी सर ने इस किताब को अपना एक फॉरवर्ड के रूप में प्रास्ताविक दिया है, जिसमें उन्होंने रक्त मोक्षण या इस किताब के बारे में कुछ बताया है कि किस प्रकार से रक्त स्त्रावन या रक्त मोक्षण की जरूरत है, किस प्रकार से ये बहुत ही अच्छा एक बेहतरीन उपक्रम है जो हम लोग जनरल प्रैक्टिस ओपीडी से लेकर आईपीडी तक कहीं पर भी या कई सारे विकारों में भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रसिद्ध आयुर्वेदीय पंचकर्म के वैद्य जिसकी किताब काफी प्रचलित है और जो शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ह श्री कस्तूरे, उन्होंने भी इस पुस्तक को अपना अभिप्राय दिया है फॉरवर्ड के रूप में। उन्होंने भी अभिप्राय दिया है इस पुस्तक को और इस प्रकार से ये पुस्तक जो है अस्त्र विस्तृति अर्ध चिकित्सा जो केवल और केवल रक्त मोक्षण के ऊपर डिपेंडेंट है, रक्त मोक्षण के बारे में ही इस किताब में बताया गया है। इसमें सारे चैप्टर्स दिए गए, उसको हम एक क्रम से पढ़ेंगे। हालांकि ये किताब मराठी में है, बट यहाँ पर मैं आपके सामने ये किताब जो है हिंदी के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रही हूँ, या हिंदी के माध्यम से ही हम लोग इसको समझेंगे। तो इसका वर्ड टू वर्ड तो मैं बताऊंगी ही, क्योंकि ये मराठी में है तो पढ़ना मुश्किल होगा। यहाँ पर मैं मराठी पढ़ूंगी तो काफी सारे हमारे हिंदी भाषिक जो वैद्य है उनको भी मतलब समझ में नहीं आएगा, और इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मैं ये खुद से पढ़ूंगी और फिर आगे मैं आपको हिंदी में बताऊंगी। इस प्रकार से मैं ये इसका कन्वर्सेशन आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो एक अलग उपक्रम के तौर पर हम लोग इसको देख रहे हैं। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हुए यहाँ पर अब मैं पहला जो इसका अध्याय है, पहला चैप्टर जो है इसका नाम है रक्त पिपासु। तो रक्त पिपासु यहाँ पर वैद्य गोगटे सर जी ने यहाँ पर उनका एक ये बताया है, किस्सा बताया है कि किस प्रकार से उन्होंने इस रक्त मोक्षण के बारे में एक जो पेशेंट से उनको अनुभव आया था, उस अनुभव को यहाँ पर उन्होंने विश्लेषित किया है। सबसे पहले तो जैसे कि उन्होंने यहाँ पर जो भी बताया है उसको ही मैं प्रस्तुत करूंगी निश्चित रूप से। कहीं पर वो कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे, दिल्ली से वो दिल्ली पर गए हुए थे और फिर दिल्ली से लौट रहे थे, उनके एक वर्कशॉप के लिए वहां पर वो गए थे। और लौटते समय जो वहां पर जो भी सारा प्रोग्राम हुआ था, उनका जो वर्कशॉप था जैसे कि नेशनल सेमिनार फॉर रोमैटिक डिसीजेस को लेकर एक सेमिनार था, उसमें सम्मिलित होने के लिए वो गए थे और वहां पर उन्होंने अपना काफी योगदान दिया था। इसके साथ साथ रक्त मोक्षण को लेकर भी काफी सारे जो भी उनके अनुभव थे उनको वहां पर शेयर करने का भी मौका मिला था निश्चित रूप से। और फिर रक्त मोक्षण उपचार के बारे में ही उन्होंने इसमें लिखा है कि जहां पर वो रक्त मोक्षण को लेकर काफी जागरूक थे, इसका प्रचार प्रसार कर रहे थे, और रक्त मोक्षण की ही एक केस से उनको ये अनुभव मिला है जो यहाँ पर उन्होंने इस अध्याय में इस पहले चैप्टर में लिखा है। तो दिल्ली से वो लौट रहे थे, दिल्ली से वो लौटे थे तो काफी एक्साइटेड थे, काफी अच्छा अनुभव रहा, काफी अच्छे से उनकी व्यवस्था वगैरह की गई थी। और घर में आने के पश्चात उनको उनकी जो पत्नी थी
जो वैद्य थी उनको बताने का बहुत ये हुआ था कि चलो मैं कब एक बार जाकर मेरी पत्नी को बताऊं कि मैंने किस प्रकार से वहां पर अच्छा अनुभव मैंने पाया है। इसको लेकर वो बहुत ही इसके साथ लौटते थे और आते ही उन्होंने अपना जो भी पूरा उनका कॉन्फ्रेंस था उसके बारे में अपने पत्नी को बताना शुरू कर दिया कि किस प्रकार से उनकी व्यवस्था, खान पान और अनुभव उनको मिला। सेमिनार इतना अत्याधुनिक रूप से ऑर्गेनाइज किया गया था और सेमिनार्स में उन्होंने अंग्रेजी में वहां पर उनकी स्पीच हो गई थी और उसके पश्चात उनका जो सेशन था उसके पश्चात किस प्रकार से सभी वैद्यों से उन्होंने कन्वर्सेशन किया था, वो एक प्रकार से वो बताते चले जा रहे थे। और इसी के साथ साथ वहां पर उनकी जो पत्नी थी, वैद्या थी, वो भी थोड़ी काफी मतलब टेंस लग रही थी क्योंकि जो हादसा वहां पर उन्होंने अनुभव किया था उस हादसे को लेकर या जो भी एक वहां पर ये भी बताया कि उनकी पत्नी फिर उनको बताती चली गई कि जब से वैद्यराज गोखले सर जी दिल्ली चले गए थे तो अमरावती का जो हवामान था किस प्रकार से बिगड़ गया था। उन्होंने अपनी बहुत ही सिंपल तरीके से बताना शुरू कर दिया कि एक प्रकार कितना वहां पर बारिश वगैरह हो रही थी पर फिर भी उन्होंने किस प्रकार से एक सहजता से इन सभी को निभाया या सहजता से उसको लिया। तो जहां पर एक तरफ वैद्य गोखले जी रक्तमोक्षण को लेकर काफी एक्साइटेड थे, वहां पर उनकी पत्नी चिंतित थी कि जो एक लेटर उनको मिला था उसको लेकर वो चिंतित थी। उसके बाद तीसरे दिन उन्होंने उनको एक चिट्ठी मिली। आने के पश्चात उस चिट्ठी में पत्नी के नाम से वो चिट्ठी थी और पत्नी के नाम से चिट्ठी थी। उस चिट्ठी में कुछ अलग सा मटेरियल लिखा था। उस चिट्ठी को देखकर उनकी जो पत्नी थी, जो डॉक्टर थी, बहुत ही गड़बड़ गई थी क्योंकि दवाखाना चल रहा था उनका और पेशेंट्स भरपूर सारे थे और पेशेंट्स के रहते हुए उनको जो चिट्ठी प्राप्त हुई थी और उसके पास डिलीवरी की केस भी थी, बट स्टिल उन्होंने पेशेंस रखे अपने और फिर उसको एक थोड़ा सा सीरियसनेस मालूम हो गया। इसके बाद उन्होंने अपने वकील से संपर्क किया तो वकील को भी जो चिट्ठी उनको मिली थी उस चिट्ठी को उन्होंने वकील के पास भेज दिया और फिर जो बाकी फॉर्मेलिटीज होती है जिला, जैसे कि जिला प्रशासकीय आरोग्य या मेडिकल एसोसिएशन, इनके पास भी ये सारा मैटर चला गया। इसको चिट्ठी भी उन्होंने उसको दिखा दी, उनके जो लॉयर थे, वकील थे, उनको भी ये दिखा दिया। तो बिल्कुल ऐसे ही कुछ कठिन परिस्थिति चल रही थी। रुग्ण बहुत थे, पेशेंट्स बहुत थे दवाखाने में, उनको भी छोड़ा नहीं जा सकता था और एक तरफ ये सब कुछ डिस्क्लेमर या चिट्ठी जो उनको मिली थी जिसमें कुछ अलग से लिखा था। अभी फिर उनका जो इन्वेस्टिगेशन चालू होना था और इन्वेस्टिगेशन चालू होने के साथ साथ इस चिट्ठी में जो भी कुछ लिखा था, तकरार थी उनके ऊपर, आरोप किया था एक रुग्ण ने और इसको चलते उनको आगे इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़ना था दोनों को भी। और फिर जैसे कि वैद्यराज जी नहीं थे, जो दिल्ली गए हुए थे, और फिर आने के पश्चात जैसे ही उनको पता चला तो बहुत ही काफी उनको एक प्रकार से ये लगा, शौक लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, जहां पर मैं इतना अच्छा प्रयास कर रहा हूँ रक्तमोक्षण को लेकर, वहीं पर ही एक रुग्ण ने उनके ऊपर केस कर दी थी कि ये क्या है, या जो भी उन्होंने ही वो ट्रीटमेंट दी थी उस रुग्ण को, उनकी मर्जी से ही उन्होंने इसका रक्त शरीर के बाहर निकाल दिया था। फिर पश्चात जाकर उसने कंप्लेन की थी इस प्रकार से। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि 4000 साल पूर्व आचार्य सुश्रुत या आचार्य वाग्भट या आचार्य अष्टांगहृदय, इन्होंने इतनी प्रशंसा की थी रक्तमोक्षण की, शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस प्रकार से कोई रुग्ण आकर रक्तमोक्षण के ही ऊपर केस फाइल कर देगा या कुछ इस प्रकार का रिपोर्ट होगा। ऐसे कभी उन्होंने भी, हमारे ऋषि मुनियों ने भी नहीं सोचा था और ना ही हमारे वैद्य जी ने भी इस प्रकार से सोचा होगा। और इस प्रकार से इन सभी श्रेष्ठ ऋषि मुनियों का स्मरण कर उन्होंने जो भी है वो सही सही बताने का मतलब ये किया। दोनों ने, पति पत्नी ने ये किया कि चलो जो भी है हम लोग हम उसका सामना करेंगे, इसको फेस करेंगे। और इस प्रकार से जब समय आ गया उनका इन्वेस्टिगेशन का, तो इस इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने पूरा बता दिया किस्सा कि किस प्रकार से उनके पास एक रुग्ण आई थी, स्त्री रुग्ण उपचार के लिए आई थी। डॉक्टर इशदा उनका नाम था, गोखले इनकी पत्नी का नाम था। और फिर उन्होंने इसको चेक किया था
और फिर इस रुग्ण की जो कंप्लेंट्स थी उसको देखते हुए उनको लगा कि ये रुग्ण रक्तमोक्षण के लिए योग्य है, इसका रक्तमोक्षण कर कर ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पर भी उस समय, जिस समय रुग्ण आई थी तस समय वैद्य गोगटे जी भी बिजी थे। कहा उनको मोजरी में कुछ सम्मेलन चल रहा था, उसकी गड़बड़ में वो थे, आयुर्वेद सम्मेलन था वहां पर, और फिर वो दिन भर वहां पे व्यस्त थे। फिर शाम को लौटने के पश्चात डॉक्टर इशदा मैडम ने भी इनको ये केस के बारे में बताया और उन्होंने उनकी भी राय ली कि रक्तमोक्षण ही करना चाहिए। फिर से एक बार शाम को रुग्ण को बुलाया गया और फिर वहां पर दोनों ने, वैद्य गोगटे सर ने और उसके पत्नी ने ये किया कि यहाँ पर ही रक्तमोक्षण की ही आवश्यकता है। इसके पश्चात उस रुग्णा के जो पति थे, उस पति को भी उन्होंने बता दिया कि यहाँ पर रक्तमोक्षण की कैसी जरूरत है। तो उसके पतिदेव ने भी ये बताया कि आपको जो भी करना है वैद्य जी आप कीजिए, मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा, आपको जो भी योग्य लगता है, आप जो डिसीजन लेंगे उस डिसीजन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से रक्तमोक्षण या जो भी उपचार आपको ठीक लगते हैं इसके साथ आप जा सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं। और इसके पश्चात जो इस रक्तमोक्षण उन्होंने किया था और फिर इस रक्तमोक्षण को लेकर काफी सारे सवाल यहाँ पर उन्होंने पूछे गए, उनसे पूछे गए चौकसी या इन्वेस्टिगेशन के दरमियान उनको पूछा गया कि रक्तमोक्षण के समय आपने कितनी बार रक्त को निकाला, आपने उस रुग्णा का मुंह दबाया था क्या, ऐसे कुछ सवाल देखिए कैसे, या फिर उसके साथ जबरदस्ती कुछ की थी क्या कि नहीं रक्तमोक्षण करना ही है, या फिर उसके बाद उस रुग्ण को कुछ चक्कर वगैरह आई थी क्या, ऐसे अलग अलग से सवाल वैद्य गोगटे जी से पूछे गए इस दौरान, इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान। और फिर कंप्लेन जो हुई थी, बट उन्होंने पूरे जो भी उनका केस था अच्छे से सभी का उन्होंने जवाब दे दिया। और फिर अभी जाकर जो रुग्ण का ये था कंप्लेंट थी, उन्होंने ये कंप्लेंट की थी कि ये दोनों डॉक्टर पति पत्नी ने मेरे वाइफ का जो है रक्त निकाल दिया था और रक्त निकाल कर उसके मुंह में कपड़ा डाला था और उसके साथ जबरदस्ती कर दी थी, जिससे मेरी जो पत्नी है वो डर गई थी और बेशुद्ध हो गई थी और फिर उसको टेबल पर वैसे ही छोड़ा गया। और इस प्रकार से ऐसी कुछ गलत कंप्लेंट इसमें की थी। एक्चुअली आचार्य गोगटे जी कहते हैं कि रक्तमोक्षण ये शास्त्रीय उपचार है और शास्त्र को ही सामने रखकर जो शास्त्र में बताया गया है इसी प्रकार से उपचार उन्होंने किए थे। बट कुछ किसी ने एक जानबूझकर ऐसा कुछ निर्भत्सना की थी, शायद कुछ अफवाह फैला दी थी, उस रुग्णों को भी कुछ बता दिया गया था और उसी के चलते उस रुग्ण ने ये इस प्रकार की केस फाइल की थी। तो यहाँ पर इस केस में आगे ये हुआ कि वो जो रुग्ण था उसका जो पति था, जो जिसने ही कंसेंट दी थी कि जो भी करना है उपचार कीजिए, फिर वो जाकर अभी बोल रहा था कि मेरी जो वाइफ है वो मेरी मिसेस घर में जाने के पश्चात उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई और इसको उसकी छाती में कुछ धड़ होने लगा, इसके पाल्पिटेशंस होने लगे, इसके हाथ पैर ठंड पड़ गए या फिर रात भर उसको रक्तस्राव होते रहा, इससे उसको बहुत ही ज्यादा कुछ बेचैनी या वीकनेस आने लगा और फिर 3 दिन तक ऐसे ही कुछ चलता रहा। और इस प्रकार की कंप्लेंट उन्होंने झूठी कंप्लेंट वहां पर की थी। एक्चुअली वैद्य जी का ये कहना था कि ये रुग्ण का ट्रीटमेंट होने के पश्चात बिना ही पूछे उसके पति ने वहां से उसको लेकर गए थे। एक्चुअली बिना पूछे ही वो उसको लेकर गए थे और फिर दूसरे दिन आकर उन्होंने बताया था कि मेरी वाइफ की जो तबीयत है बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई है, तो आप उसको देखने कर चलिए। फिर डॉक्टर ने बताया था कि उसको अगर आप ले आते हैं तो बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि हम लोग अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे। और फिर उनको लेकर आई, रुग्ण को लेकर आए, तो रुग्ण को देखने के बाद उसकी प्रकृति एकदम उत्तम थी, कुछ उसको प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छे से बोल रही थी, चल रही थी। फिर पता नहीं उन्होंने इस प्रकार से क्यों रिएक्ट किया या कि क्या हो गया, बट ऐसे ही उसको लग रहा था कि मेरे शरीर में कुछ रक्त बचा ही नहीं, इसीलिए एक प्रकार से वो चिंतित थी। फिर वहां पर उनकी जो चेकअप हुआ, उस चेकअप के बाद उनको पता चला कि उस रुग्णा की जो तबीयत है एकदम से ठीक ही है।
और फिर उन्होंने कुछ दवाइयां भी उसको लिख कर दी। फिर चौथे दिन भी वो रुग्ण आ गई और फिर दवाखाने में आकर फिर आ, कुछ और अनशन बकने लगे या कुछ और बताने लगे। बट ये सब हो गया। बट जो कंप्लेन उन्होंने की थी, तो जो रुग्ण दवाखाने में आकर गई, जो चेकअप किया गया, जो नॉर्मल थी, ये उन्होंने इस कंप्लेन में कुछ लिखा नहीं था और उन्होंने उल्टा लिखा था कि दूसरों को दिखाया वगैरह। इस तरीके से यहाँ पर ये उनका शायद उनका ये पहला चैप्टर है और उन्होंने ये चैप्टर में बताने का प्रयास किया है कि रक्तमोक्षण को लेकर समाज में किस प्रकार से कुछ गलतफहमियां है, कुछ ऐसी समस्या है, ऐसी समझ है कि रक्त को निकाल जाएगा तो मेरे शरीर से रक्त कम हो जाएगा, फिर मैं कैसे जीऊंगा, फिर मुझे थकान आएगी, फिर मेरा हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। तो ये सारा एक उनके मन में, रुग्ण के मन में या समाज में जो भी रक्त मोक्षण के प्रति जो अंधश्रद्धा है, इसी को ये केस दर्शाता है। और इसीलिए शायद पहले प्रथम चैप्टर में ही उन्होंने ये इस केस को लिखा है। और बिल्कुल यहाँ पर दोनों पति पत्नी दोनों ने एक अच्छी अपनी भूमिका जो भी उन्होंने किया था क्लियरली वो उन्होंने बता दिया है। फिर से आगे भी इन्वेस्टिगेशंस चलते रहे। बहुत सारा दूसरे 2-3 दिन भी इन्वेस्टिगेशन चलते रहे। फिर अभी वैद्य गोप्टे जी ने यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया किस प्रकार से वो रक्तमोक्षण की चिकित्सा को करते हैं और अलग अलग ग्रंथों में किस प्रकार से ये रक्तमोक्षण के बारे में बताया है। और जो उन्होंने रक्तमोक्षण को लेकर काफी सारे जो सत्र लिए थे, सेशंस लिए थे, व्याख्यान वगैरह दिए थे, आर्टिकल्स लिखे थे, इसको भी उन्होंने बताया। इसके साथ साथ कुछ जो एक फिल्म भी उन्होंने रक्तमोक्षण के ऊपर ली थी, उसको भी उन्होंने बताया। तो बिल्कुल इन सभी को देखकर थोड़ा सा एक रिकॉर्ड या जो केस थी उसमें थोड़ा सा जान भी आ गई। या जो उनको ये लगता था, जो रुग्ण था उनको ये लगता था कि रक्त क्यों निकाला, रक्त निकालना ठीक नहीं है, और रक्त निकालने के बाद मेरी पत्नी को ज्यादा थकान महसूस हो रही है, तो ये डॉक्टर को रक्त निकालने का हक किसने दिया, या इस डॉक्टर को ये रक्त निकालने की क्या आवश्यकता थी। इस प्रकार का ये वक्तव्य यहाँ पर इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। बिल्कुल। और 2 दिन पहले ही टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इसी प्रकार का ये कुछ आर्टिकल भी छपकर आया था। इस प्रकार से ये केस पूरा उन्होंने डिटेल में यहाँ पर इस पहले प्रकरण में लिखी है, इस प्रकार से उनके ऊपर ये बताया था। अब बाद में अंत के 2 पेजेस पर, 2 पन्ने पर उन्होंने लिखा है कि पूरा इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट हो गया, कुछ केस में दम नहीं था, बस जानबूझकर अज्ञान के प्रति या कुछ गलतफहमियों की वजह से ही उस रुग्ण ने ये केस फाइल किया था। तो इस प्रकार से उनका एक्सप्लेनेशन अच्छे से होने के बाद आचार्य लिखते हैं, गोप्टे जी लिखते हैं कि चरक सुश्रुत या वाग्भट इस ग्रंथकर्ताओं में इसकी बहुत ही ज्यादा प्रशंसा की गई है, बट बाद में सामान्य जनता में या हमारे वैद्य वर्गों ने इस उपचार के प्रति कुछ दुर्लक्ष्य किया, और फिर इसीलिए शायद ऐसी कुछ स्थिति आ गई। या फिर आयुर्वेद के जो भी उपचार है, जो भी हम लोग पंचकर्म करते हैं, भले वो वमन हो, विरेचन हो, रक्तमोक्षण हो, नस्य हो, इनके प्रति एक समाज में अरुचि, अश्रद्धा या अज्ञान है। इसी के चलते कुछ ऐसे क्रियाओं का हम करते हैं। तो ऐसे होता है कि कभी कभी कुछ वैद्य के बारे में बोला जाता है कि ये कहाँ से किया, ये कैसे किया, इसके लिए उनको कैसे परमिशन दी वगैरह वगैरह। तो एक्चुअली देखा जाए तो इनका ये कहना है कि ये जो सारा हम लोग पंचकर्म या जो भी प्रोसीजर्स करते हैं वो तो लीगल है, जो प्राचीन कई जमाने से इसको लिखा गया है। और फिर आज हमारे समाज में जो अनिष्ट प्रथाएं है, जो जिस प्रकार से आयुर्वेद के ऊपर हमेशा से हमला होता आ रहा है, अभी फिलहाल पिछले साल दिसंबर के महीने में यही चला आया था, एक गैजेट आया था जिसमें शल्याधिकार नहीं दिया गया। तो बीच बीच में आयुर्वेद के वैद्यों के प्रति या हमारे आयुर्वेद के समाज के ऊपर
कुछ ऐसे ही कुछ गलतफहमियों का शिकार हमें वैद्यों को होना पड़ता है। हमारे शास्त्र की निंदा, हमारे शास्त्र की प्रताड़ना की जाती है, और इसीलिए हमें ही इस प्रकार से कुछ हमारे जो कंसेप्ट है, हमारे जो मूलभूत सिद्धांत है, चाहे वो पंचकर्म हो, चाहे जो भी हो, इनको हमें बार बार समाज के अंदर जो भी कुछ इसके प्रति अंधश्रद्धाएं है, इसको हमें कम करना है। और इसीलिए एक पहला केस उन्होंने यहाँ पर लिखा है, इसका एक अनुभव लिखा है, और फिर जाकर उन्होंने रक्तमोक्षण प्रकरण, आगे रक्तमोक्षण का विस्तृत रूप से वर्णन किया है। तो इनका कहना है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाचर्य, इसका मतलब है कि बिल्कुल एक प्रकार से देखा जाए तो कितना भी शुद्ध हो, कितना भी हमारा शास्त्र श्रेष्ठ हो, बट उसको हमें लोक मतलब समाज के साथ ही प्रस्तुत करना होगा। समाज में इसके प्रति श्रद्धा रुचि को हमें बढ़ाकर ही इसको चलना होगा। इस प्रकार से उन्होंने आगे चलकर आयुर्वेद प्रतिष्ठान की स्थापना की है, और आयुर्वेद प्रतिष्ठापना के साथ साथ आयुर्वेद के विकास के लिए या रक्तमोक्षण का ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रचार प्रसार हो, इसको भी उन्होंने आगे काम किया है। शल्यकर्म, सम्मोहन, ये सभी को हम लोग एक संरक्षण के दृष्टिकोण से हमें देखना है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ आयुर्वेद एंड यूनानी सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन को भी उन्होंने पत्र लिखा, और इसके चलते काफी सारे जो काम उन्होंने किया है। रक्त पिपासु, ये पदवी के नाम से उन्होंने बताई है कि शुद्ध मन से निस्वार्थी भावना से उपचार करने वाले को रक्त पिपासु यह हम कहते हैं, ऐसा उन्होंने नाम दिया है। और इस पहला जो चैप्टर था उसको भी उन्होंने रक्त पिपासु ही नाम दिया है। अब दूसरे चैप्टर की ओर चलते हैं। दूसरे चैप्टर में उन्होंने रक्तमोक्षण के विधि और विचार के बारे में बताया है। वैसे आयुर्वेद में रक्तमोक्षण शुंग, जलोका, अलाबू, घटी यंत्र, सिरावेद, इस प्रकार से किया जाता है। अलग अलग दोषों के प्रकोप में अलग अलग कर्म को किया जाता है। शुंग, अलाबू, घटिका, जलोका वगैरह का जो हम यूज करते हैं ना, इसी को अलग अलग दोषों की स्थिति में, अलग अलग व्याधियों में इसका उपचार किया जाता है या इसको उपयोग में लाया जाता है। अब आगे रक्तमोक्षण जो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 36वें अध्याय में वर्णित है, इसका रेफरेंस उन्होंने यहाँ पर दिया है, और इसी के चलते रोग के अनुसार सिरावेद के बारे में भी उन्होंने यहाँ पर बताया है। अभी हम लोग बात करेंगे इस अध्याय में जो वर्णित है रक्तमोक्षण के बारे में। रक्त को निकालने के लिए जलों का, शिंग, तुम भी जैसे मैंने बताया, शुंग, जलों का, अलंबु, इनका उपयोग किया जाता है। रक्त से रक्त को निकालना कर साध्य होने वाले या विरेचन आदि उपक्रमों से साध्य होने वाले जो उपक्रम है, जिसको शिरावेद, ये उपाय अच्छा बताया है उन्होंने। अभी आगे उन्होंने ये बताया है कि रक्त यह रोगों का अधिष्ठान है, मूल अधिष्ठान बताया है रक्त को। आयुर्वेद में 3 दोष बताए हैं, वात, पित्त, कफ, और चौथा रक्त यह दोष माना जाए क्या, रक्त दोष को रक्त दोष माना जाए क्या, इसके बारे में आचार्य सुश्रुत ने शोणित विधि अध्याय में एक विवेचन किया है कि रक्त अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है, तो इसको भी हम दोष माने क्या, आपकी मोहना। आगे उन्होंने ही ये बताया है कि रक्त भले ही कितना भी इंपॉर्टेंट हो, बट दोष की जो व्याख्या है, दोष का जो क्राइटेरिया बताया है, दुष्यंति इति दोषान या स्वातंत्र्येन दुष्टिकर्तृत्वम इति दोषत्वम, इसमें इसकी गणना नहीं हो सकती है। और इस प्रकार से फिर उन्होंने इसको निकाल दिया कि दोष नहीं माना जा सकता। रक्त यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रक्त के बिना, रक्तम जीव इति स्थिति ही, रक्त के बिना जीवन नहीं है, और बिल्कुल रक्त ही जीवन है, रक्त ही मनुष्य की स्थिति है। तो रक्त को महत्व दिया है, बट रक्त को हम दोष नहीं कह सकते, क्योंकि स्वातंत्र्येन दुष्टिकर्तृत्वम इति दोषंतम अथवा दुष्यते इति दोषः, दोषा ही एवं सर्वेषां रोगानां कारणम, या दोष यह प्रकृति का कारण भी बताया। तो इन सभी क्राइटेरिया में रक्त यह नहीं बैठता है, इसीलिए शायद उन्होंने इसको निकाल दिया है। अब आगे रक्त को उन्होंने रोग का अधिष्ठान तो बताया है, इसको दुष्य भी माना है। जैसे
रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र, इन सभी को हम लोग दुष्य कहते हैं। तो रक्त ये भी दुष्य हो गया। दोष दुष्य समूर्छना जनितो व्यक्ति ही, दोष दुष्ट होते हैं, फिर वो दुष्यों को दूषित करते हैं और फिर संप्राप्ति निर्माण होती है। अभी उन्होंने आगे वर्णन किया है शुद्ध रक्त का स्वरूप। हमें पता है शुद्ध रक्त का स्वरूप कैसे होता है। जैसे कि गुंजाफल सवर्णस्य विशुद्ध विधि शोणितम, शोणितम एवं नित्यम, इस प्रकार से शोणित के बारे में बताया है कि शुद्ध रक्त कैसे होता है, जो गुंजा फल के वर्ण के समान होता है, अत्यंत एक चेरी रेड कलर जिसको हम कहते हैं, या इसको अलग अलग उपमा भी दी है उन्होंने। शशासुक प्रतिमम यत्तु यद्वा लाक्षारसोपम तदार्थो विशंसते यद्वासु न विरंजेत। तो शश के रक्त के समान, गुंजा फल के समान, या फिर अल्त्या का रंग, जो अल्त्या, जो अभी मुझे हिंदी नाम नहीं याद आ रहा है इसका, बट जो महिलाएं हाथ पर जो लगाती है मेहंदी के समान, उस प्रकार का यह रंग बताया है। या फिर एकदम से जो कमल का पुष्प होता है रेड कलर का, इसके समान रक्त का वर्ण बताया। या फिर जो तप्त सुवर्ण के समान भी रक्त का वर्ण बताया, लाल एकदम से रेडिश कलर का ये रक्त का वर्ण बताया है। और फिर आगे जैसे आर्तो, शुद्ध आर्तो के लक्षण में भी बताया कि जो जिस रक्त का वस्त्र के ऊपर का जो दाग होता है वो इजीली निकल जाता है, ऐसा जो रक्त है उसको उन्होंने शुद्ध बताया है। यह रक्त रस से किंचित मधुर एवं थोड़ा सा लवण रस युक्त होता है। यह स्निग्ध, अधिक ठंडा या बहुत ज्यादा अनुष्ण शीत, ये इसका गुणधर्म उन्होंने बताया है। गुरु है, इसका चय प्रकोप प्रशम, यह केवल पित्त के समान बताया, क्योंकि तत्रास्थिनि स्थितो वायु पित्तम तु स्वेद रक्तयोः, पित्त का और रक्त का आश्रय संबंध होने के कारण उन्होंने बताया है कि पित्त जिस प्रकार से संचय प्रकोपित होता है, इसी प्रकार से ये रक्त भी संचय प्रकोप प्रशमित होता है। इस प्रकार से रक्त का स्वरूप आगे उन्होंने बताया है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे बताया है शास्त्रोक्त आहार से शुद्ध रक्त की उत्पत्ति। हमें इसके लिए जो एक हमारा बेसिक कंसेप्ट है, आहार रस के द्वारा किस प्रकार से धातु का निर्माण होता है। जैसे आहार रस, सूक्ष्म पचन और स्थूल पचन, ये दो कंसेप्ट है। स्थूल पचन में आहार से आहार रस तक बनने की प्रक्रिया होती है। जो पंचभौतिक विजातीय आहारी पदार्थ है उसको हमारे शरीर के द्वारा सजातीयत्व प्राप्त किया जाता है, जिसको स्थूल पचन कहते हैं। स्थूल पचन में जो सारकित्त विवेचन होता है, इसमें सार रस बनता है, सार से शरीर का पोषण होता है, कित्त से मल बनता है। तो सार भाग, जिसको आयुर्वेदिक परिभाषा में आहार रस बताया है, आहार रस आगे चलकर उस स्त्रोतस में जाकर, उस धातु के स्त्रोतस में जाकर, जैसे रस धातु में जाकर रस धात्वाग्नि की क्रिया से रस धातु का निर्माण होगा। इस निर्माण में उपधातु या फिर उसके मल भी बनते हैं, जैसे रसात स्तन्यम तथा रक्तम वगैरह। तो ये धातु परिणमन क्रिया के बारे में उन्होंने आगे बताया है कि किस प्रकार से शास्त्रोक्त आहार से ही शुद्ध रक्त का निर्माण होता है। तो रक्त निर्माण होने के लिए समान सामान्य विशेष सिद्धांत हमें पता है। समान गुण से या समान द्रव्य के सेवन से शरीर में उस धातु की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर रक्त समान के लिए बताया है। देखिए, जैसे कि योग्य प्रकार का आहार अगर नहीं होगा तो रक्त अच्छा नहीं होगा। इसके लिए कुछ उन्होंने ये बताया है। अभिषंद, अधिमंथ, फिर शुक्र, अर्श, तिमिर, आंखों की यहाँ पर लाल रेखाओं का दिखना, नेत्र रोग, फिर शीरशूल, या फिर जैसे शीर में अधिक प्रकार की दाह, फिर खुजली आना, कर्ण रोग, मुखपाक, या फिर कुछ बदबू जैसे आना। इसके साथ साथ गुल्म, प्लीहा वृद्धि, विद्रधि, विसर्प, ज्वर, रक्तपित्त, त्वचा रोग, श्लीपद, उपदंश, सूजन का आना, वात रक्त, रक्त प्रमेह, क्षुद्र रोग, अग्निमांद्य, स्वरभंग, अंग गौरव, एकदम से थकान सी आ जाना, अरुचि, खट्टे डकार आ जाना, फिर कुछ राग अधिक मात्रा में आना, बेशुद्धि, घाम या स्वेटिंग अधिक मात्रा में होना, मद, मूर्छा, संन्यास, कंप, इस प्रकार की सभी विकृतियां जो हम लोग देखते हैं कि अगर रक्त अच्छा नहीं बनता है, रक्त दुष्ट होता है, तो रक्त दुष्ट होने से रक्त जैसे विदाही अन्नपानानि स्निग्धोष्णानि च द्रवाणि च, जो भी पित्त प्रकोप के सारे कारण या सारे हेतु बताए गए हैं, आहारज हो, विहारज हो, मानसिक लाइक चिंता, शोक, क्रोध, इन सभी कारणों से ये रक्त दुष्ट होता है। जैसे पित्त दुष्ट होगा तो रक्त की दुष्टि होती है। तो ये सभी विकारों का वर्गीकरण उन्होंने यहाँ पर इस प्रकार से किया है। अब ज्यादा से ज्यादा पित्त का प्रकोप जैसे शरद ऋतु में होता है, तो शरद ऋतु में ही रक्त दुष्टि जन्य
सारे वैदियां हम अधिक मात्रा में दिखती है, मिलती है। अभी यहाँ पर आगे उन्होंने रक्त प्रकोपच जो भी रहती है, इसमें सिरावेद किस प्रकार से अधिक फायदेमंद होता है, इसको उन्होंने बताया है। तो सबसे पहले तो जो भी सारे विकार हमने ऊपर पढ़े हैं, अभी मैंने जो बताया है, इसके साथ साथ जो रोग शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष, इसमें से कौन से भी उपचार तीनों दोषों का शमन करना, ऐसे कुछ उपाय उन्होंने यहाँ पर बताया है। तो ये रोग रक्त प्रकोपक होता है, इसे समझ लेना है हमें बिल्कुल। अभी सिरावेद के लिए कौन अयोग्य है, अयोग्य है, यहाँ पर इस किताब में जो भी बताया गया उसको ही मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो एक अलग उपक्रम के साथ चल रहे हैं। सिरावेद ये बहुत ही बड़ा विषय है पंचकर्म में, जिसके अयोग्य अयोग्य को बताया है डिटेल में अलग शास्त्र में, बट इस किताब में जिस प्रकार से भी बताया है उसको ही हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसको ही हम लोग पढ़ने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। अभी अयोग्य कौन है, इसको उन्होंने पहले बताया आचार्य गोप्ते जी ने। स्नेहपान किया, और जो पंचकर्म का कोई भी विधि जिसने किया हो, स्त्री गर्भिणी अगर होती है तो, स्त्री प्रसूता अगर होती है तो, अजीर्ण की स्थिति में, इसके बाद कामला में, नपुंसक, या फिर 16 साल की कम उम्र में, या 70 साल से अधिक उम्र में, अपघात आघात में कुछ अगर स्थितियां होती है, अति रक्तस्राव अगर जिसको होता है, रक्तदुष्ट नहीं हुआ हो, ऐसे जो रुग्ण है, अति स्निग्ध एवं शरीर, या फिर बिल्कुल भी जिसको घाम वगैरह नहीं आता हो ऐसे, या अधिक मात्रा में घाम आने वाले ऐसे रुग्ण, आक्षेपक, पक्षाघात जैसी समस्या, या जिस रुग्ण में सूजन वगैरह आती है, ऐसे रुग्ण में हमें शिरावेद नहीं करना है। तो शिरावेद अयोग्य रोगी को उन्होंने बताया है। तो ये कुछ कॉमन इंडिकेशंस हम हर पंचकर्म में करते हैं, जैसे गर्भावस्था हो, प्रसूतावस्था हो, 16 साल की कम आयु, या फिर 70 साल की अधिक आयु अगर रुग्ण की होती है, तो कुछ अपघात की स्थिति हो, आघात की स्थिति हो, जो अलग अलग व्याधियों से पीड़ित हो, जैसे यहाँ पर खास बताया है आक्षेपक, पक्षाघात, या फिर सूजन की जैसी व्याधियों से पीड़ित अगर रुग्ण होती है, तो इसमें हमें शिरावेद नहीं करना है। अब वेद कब नहीं करना है, आगे बताया है वेद कब ना करे। हाँ, तो जैसे यहाँ पर शिरावेद के लिए हमें जो वेन हम सेलेक्ट करते हैं, तो वेन अच्छे से स्पष्ट होती है, तो शिरावेद अच्छा हम लोग कर पाते हैं। स्पष्ट रूप से अगर वेन नहीं होती है, या फिर उत्थान उसका अच्छे से नहीं हुआ होता है, अगर हमें वो स्पष्ट दिखती नहीं है, या फिर जैसे ये वेद जो होगा कुछ तीव्रता, या फिर अधिक हवा ठंडी अगर होती है, या ठंडी के साथ साथ अगर कभी कभी उष्णता भी अधिक होती है, और या फिर जोर से भी कुछ अगर वायु चलता है, हवा चलती है, या फिर अभ्राच्छादित या मेघाच्छादित आकाश होता है, जैसे बादल छाए होते हैं, आकाश में बादल गिरे होते हैं, ऐसी स्थिति में शिरावेद को नहीं करना है। तो ये ऋतु या हवामान के अनुसार इन्होंने बताने का प्रयास किया था। पहले इसमें बताया था कि कौन से रोग में नहीं है, अयोग्य रोग रुग्ण कैसा होता है, अभी बताया है अयोग्य स्थितियां कौन सी होती है, अभ्राच्छादित या बादल छाए हुए स्थिति, या फिर अच्छी हमें जो वेन है सिराए हो, उभर कर नहीं दिखती हो, क्योंकि स्पष्ट नहीं दिखती है तो करने में मतलब नहीं होगा, क्योंकि आपका जो शिरावेद है वो ठीक से नहीं होगा, तो वहां पर हमें करना नहीं चाहिए। अब आगे, अब यहाँ पर और आगे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। जिन्होंने अभी अभी फिलहाल स्नेहपान किया है, तो अगर इनमें हम शिरावेद करते हैं तो अच्छे से वेदन नहीं होगा, शिराओं से अच्छी प्रकार से रक्तस्राव नहीं होगा, और अगर होता भी है तो बहुत ज्यादा मात्रा में होगा, जो हमें करना नहीं है। इसीलिए स्नेहपान अगर हुआ हो, उन्होंने स्नेहपान किया हो, तो ऐसी स्थिति में हमें शिराओं का वेदन नहीं करना है। स्नेहन स्वेदन के विधि के द्वारा योग्य प्रकार से अगर वो विधि होती है, तो देह से जो भी दोष है वो पुनश्च एक बार पतला होकर रक्त में प्रविष्ट हो जाते हैं, और रक्त से अच्छे प्रकार से बाहर आ सकते हैं, और फिर जो शिरावेद जिस हेतु के लिए हम करते हैं, इस हेतु को भी सफलता प्राप्त होती है। इस प्रकार से उन्होंने ये बताया है। परंतु अपवाद ये है, अत्यधिक अगर वैधि होता है
तो हमें कुछ अत्यधिक चिकित्सा के तौर पर भी कभी कभी सिरावेद को किया जाता है। तो इस प्रकार से भी सिरावेद उन्होंने उस समय पर अत्यधिक अवस्था के अनुरूप करना योग्य बताया है। ठीक है, तो अभी रोग के अनुसार अब एक सत्र के अंत में हम बस इतना हम आज के इस सत्र में पढ़ लेते हैं कि जैसे हमने पहला जो पढ़ा था चैप्टर, उसमें उन्होंने बताया था कि रक्त पिपासु क्यों नाम दिया है, एक रुग्ण का अनुभव उन्होंने बताया है। मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है, किसी भी किताब की शुरुआत अगर हमें करनी होती है तो थ्योरेटिकल ना देते उन्होंने प्रैक्टिकल बताया कि उनके ऊपर एक केस ऐसी हुई कि रक्त मोक्षण के प्रति समाज में जो अनास्था है, जो अरुचि है, अश्रद्धा है, अज्ञान है, इसको चलते उन पर जो जिस प्रकार से वही रुग्ण जिसको उन्होंने आश्वासित कर कर रक्त निकाला था, वही रुग्ण जाकर आगे उनके ऊपर केस करती। तो मुझे लगता है आज के जमाने में भी हमें इथिक्स या कंसेंट लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे लगता है ना केवल सर्जरी के समय बट पंचकर्म में भी अभी आज के इस परिप्रेक्ष्य में जो केसेस, जो हमले हमारे वैद्यों के ऊपर हो रहे हैं, इसको चलते हमें इस प्रकार से भी करना चाहिए कि हम कंसेंट ही ले तो बहुत बेहतर रहेगा। कंसेंट लेकर ही हम कोई भी छोटा मोटा जो भी उपचार करते हैं, क्योंकि ये तो तब की घटना है, शायद 50 साल पहले उनके ऊपर ये बीता था, तब इतना ये नहीं था, नॉलेज भी नहीं, बट आज नॉलेज भी है, फिर थोड़ा सा भी कुछ वैद्य से गलतियां हो जाती है तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बीतती है या हमारे ऊपर अलग अलग कुछ केसेस भी फाइल होते हैं। तो इसको चलते हुए मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा प्रारंभ उन्होंने किया था। अब आगे उन्होंने बताया है कि रोग के अनुसार कौन से रुग्ण में कहाँ पर सिरावेद करना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने बताया है शिरो रोग में और नेत्र रोग में। शिरो रोग में हमारे फोरहेड पर शरीर के जो कपाल का हिस्सा है ना हमारा, वहां पर उपनस्य मतलब जो नासा की बाजू में जो अपांग मर्म होता है, जो आंखों का जो बाह्य ये पॉइंट है ना, जो आंखों का बाह्य पॉइंट है, अपांग मर्म इसको बोलते हैं। आंखों का हमारा लास्ट वाला पॉइंट, यहाँ से भी वहां से भी, इस जगह पर हम यहाँ पर शिरो रोग या नेत्र रोग के रुग्ण होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं सिरा। फिर कर्ण रोग में दोनों कानों के बाजू में, दोनों कानों के बाजू में उन्होंने सिरावेद को बताया है। नासा रोग में नासा प्रवर पर सिरावेद करने को बताया है, नासा प्रवर पर सिरावेद करने को बताया है। प्रतिशा या जैसे कुछ ये होता है कंडीशन, पीनस या प्रतिशा की स्थिति में नासा या कपाल के यहाँ के सिराओं का वेद करना है। मुख रोग में जीवा, ओष्ठ या खनु इस जगह के सिराओं का वेद करने को बताया है। ऊर्ध्व चतुर्गत अगर रोग होता है तो जो हमारा ये बोन है, इस बोन के ऊपर हम लोग कर सकते हैं, जिसको हम कॉलर बोन कहते हैं। इस कॉलर बोन के वहां पर उन्होंने बताया है ऊर्ध्व चतुर्गत रोग में। फिर अपस्मार रोग के लिए बताया है हनुसंधि के मध्य भाग में सिराओं का वेद करना है। उन्माद रोग में ऊर यानी छाती या फिर अपांग जैसे आंखों का बाहरी भाग जो होता है वहां पर, या फिर कपाल की सिराओं का भी वेद आप कर सकते हैं। विद्रधि रोग में बताया है, ये पार्श्वशूल रोग या विद्रधि में उन्होंने बताया है, जिसमें कुछ एक प्रकार की अर्बुद उभर कर आती है। ऐसे विकार में उन्होंने एक्सिलरी रीजन के ऊपर, एक्सिलरी रीजन या ब्रेस्ट इसके दरमियान जो भी सिराएं आती है वहां पर सिरावेद करने को बताया है। चातुर्थिक ज्वर में जो शोल्डर होता है इसके नीचे जाने वाली सिराओं के वहां पर उन्होंने सिरावेद को बताया है। तृतीयक ज्वर में उन्होंने दोनों शोल्डर्स के मध्य भाग के संधि में जो हमारा मंकी वाला बोन बोलते हैं ना, उस जगह पर उन्होंने सिराओं का वेद बताया है। फिर आगे उन्होंने शूल युक्त प्रवाहिका में दोनों बाजुओं का जो नितंब प्रदेश होता है उसके जो बाजू में 2 अंगुली तक हम सिराओं का वेद कर सकते हैं। उपदंश या शुक्र दुष्टि के विकारों में जननेन्द्रिय की शीर का विकार हम वेद करेंगे। गलगंड में जो है हम लोग वहां की स्थिति, सिर वहां की जो मूल या जो बाजू की शीर है, सिरा है, वहां पर सिरावेद करेंगे। रुद्रसी या वायु के विकारों में जो जानु संधि है उसके ऊपर या नीचे 4 अंगुल छोड़कर हमें सिरावेद करने को बताया है।
अपची या कोई भी अर्बुद जो कफवात जनित संप्राप्ति वाला होता है, तो वहां पर उन्होंने इंद्रबस्ती मर्म से नीचे 2 अंगुल तक सिरावेद करने को बताया है। इस क्रोष्टुक शीर्ष वेदी में, पैरों में, या फिर जहां पर जानुसंधि में सूजन आती है, जिसको क्रोष्टुक शीर्ष को ये बताया जाता है कि कोल्हा, फॉक्स जो होता है ना एनिमल, इसके शीर के जैसा हमारे जानुसंधि बन जाता है, बहुत ही पेनफुल ऐसे होता है, उसकी चाल भी बदल जाती है ना रुग्ण की, जिसको क्रोष्टुक शीर्ष बताया है, जो कि वात प्रधान व्याधि होता है। इस रोग में भी शक्ति में जो वेदनाएं होती है, वहां पर थोड़ा सा नीचे जो हमारा एंकल ज्वाइंट है उसके ऊपर 4 अंगुल छोड़कर सिराओं का वेध करना चाहिए। फिर श्लीपक एलिफेंटाइटिस रोग में उन्होंने बताया है कि आगे बताया है इसके बारे में। फिर पाददाह, पादहर्ष, चिप्प, वातरक्त, वातकंठक, विपादिका, पाददारी, इन सभी रोगों में क्षिप्र मर्म यानी हमारे पैर के अंगूठा या फिर पहली जो ये होती है ना, क्या बोलते हैं इसको, पहला अंगूठा और दूसरा, दोनों के बीच की जो स्थिति होती है, वहां पर हमें सिरावेद करना चाहिए। प्लीहोदर जो बाएं हाथ में हमें सिरावेद करने को बताया है। यकृतोदर में राइट साइड में सिरावेद करना है। काश श्वास में दोनों हाथ के बाजू की सिराओं का वेद करना है। विश्वाची रोग में, गुदरसी रोग में, जैसे हमने अभी पढ़ा था, जानुसंधि के ऊपर या नीचे 4 अंगुल पर सिरावेद करना है। बाहुशोष या अबाहुक, इसमें भी इसी प्रकार से। तो वातजनित विकारों में खासकर उन्होंने जानुसंधि के ऊपर या नीचे 4 अंगुली को छोड़कर करने को बताया है। तो आज के इस सत्र में हमने पढ़ा कि सिरावेद या सिरावेद के लिए योग्य कौन से रुग्ण होते हैं। इसके बाद सिरावेद के कुछ जो मैंने अभी बताया वो सारा इस किताब से ही बताया है, क्योंकि हम किताब पढ़ रहे तो उन आचार्य ने, उन लेखक ने किस प्रकार से बताया है वही हमें पढ़ना है। यही हमारा एक उपक्रम है कि उनकी जो रचना है, उनकी उस समय की स्थिति, वहां पर उस जमाने में, उस समय में किस प्रकार से उन्होंने इसको लिखा था, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं, ताकि समाज में जो अभी हमने केस पढ़ी, तो समाज में इसके प्रति जो अश्रद्धा है, अनास्था है, और आज आगे आने वाली हमारी जनरेशन, हमारे वैद्य लोग भी इस प्रकार से, और उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले। और ये प्राचीन परंपरा जो प्राचीन वैद्य करते जा रहे रक्तमोक्षण को, तो उन्होंने कितनी समस्याओं को झेला और किस तरह से आयुर्वेद उभर कर आया। तो ये भी एक प्रयास है इस सभी सत्रों के आयोजन के पीछे की आयुर्वेद का उत्थान हो, आयुर्वेद के प्रति जो भी कुछ गलत फहमियां हैं, क्योंकि मुझे लगता है शास्त्र हम पढ़ते नहीं है। शास्त्र, क्योंकि आयुर्वेद में भी आचार्य चरक ने भी बताया है कि वैद्य को हमेशा दुष्टकर्मा होना चाहिए, शुद्धकर्मा, दुष्टकर्मा, कृतकर्मा, तो क्रिया करती रहनी चाहिए। तो क्रिया करने के लिए पढ़ाई भी अच्छी होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। शास्त्र में जो अच्छे से लिखा है उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और प्रैक्टिकल हम करेंगे, तो ही मुझे लगता है इस प्रकार के जो हाथ से वैद्य गोप्ते जी ने अनुभव किए थे, जो आज हम भी अनुभव कर सकते हैं, तो ये आगे ना हो, इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा हमारे शास्त्र को हमें भी प्रगल्भ बनाना है। तो इसी के चलते आज हम लोग यहाँ पर रुकते हैं। आज हमने यहाँ पर 2 चैप्टर्स करीब करीब कंप्लीट कर लिए हैं। आगे सिरावेद, कल के इसमें हम लोग सिरावेद की जो विधि उन्होंने बताई है, कुछ रुग्णानुभव भी उन्होंने शेयर किए हैं, इसको भी मैं अपनी तरीके से बताने का प्रयास करूंगी। बस एक प्रयास ही कहेंगे हम इसको। तो आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं। जो भी सभी वैद्य फेसबुक पर इसको देख रहे हैं, इन सभी को भी नमस्कार। डॉक्टर वंदना जी, डॉक्टर टिंकल यादव, डॉक्टर उषा जी, डॉक्टर ज्योतिपाल, डॉक्टर विजय जाधव, डॉक्टर दीपक, डॉक्टर मनीषा, डॉक्टर गौतम सर, डॉक्टर आरती जी, डॉक्टर प्रियंका जी, तो आप सभी को मैंने लिंक शेयर की है। आप भी इस सत्र में आ सकते हैं। एक्चुअली ये बहुत पुरानी किताबें हैं जिसका पीडीएफ भी अवेलेबल नहीं है। मैंने ये भी प्रयास किया था कि पीडीएफ अवेलेबल हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको मतलब मजा आएगा, बट ये अवेलेबल नहीं है। तो मुझे लगता है ये भी अच्छा है, जरूरी है, क्योंकि सब कुछ अगर अवेलेबल हो जाए तो फिर ये ऐसी पुरानी किताब को कौन पढ़ेगा। तो बिल्कुल यही एक प्रयास के साथ अगले सत्र में मिलते हैं। तो नमस्कार सभी को और आभार सभी का।